जय रेड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी का। इससे पूर्व भी आपने लेक्चर में देखा, हमने पूरा जो है आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो नगेंद्र जी की पुस्तक है, एक तरीके से इन्होंने अपने भूमिका में ही या निवेदन में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि ये जो ग्रंथावली आपके सामने है डॉक्टर नगेंद्र जी का, ये बेसिकली क्या है, एक इतिहास संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन बहुत से लेखकों के सहयोग से हुआ है। और इसके बाद हमने बात किया कि कैसे विषय अनुक्रम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और पहले लेक्चर में हमने पूरा ही डिस्क्राइब कर दिया कि भूमिका में आपने समझा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य को क्या फिर से लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, फिर हिंदी भाषा के बारे में कि कैसे इसका कितना विस्तार है, कहाँ तक है, प्रमुख बोलियाँ क्या है, उपभाषा क्या है, इसका विकास क्या है, स्वरूप क्या है। तो ओवरऑल हमने यहाँ तक जो है चर्चा कर ली है। अब जो आगे का अध्याय है, जो कि प्रथम खंड में पूर्व पीठिका तथा आदिकाल शुरू होगा, और इसके बाद आपको जो, क्योंकि आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने विस्तार से दिया है कि इतिहास का मतलब क्या होता है, उसकी रूपरेखा क्या है, इतिहास का दर्शन क्या होता है, साहित्य लोचना क्या है, परंपरा क्या है, आधार क्या है, नामकरण क्या है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और अगर टाइम रहा तो इसी में आदिकाल को शुरू करेंगे, नहीं तो आदिकाल नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगा। तो ये आपको यहाँ पे हमने विषय सूची दिखा दी कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं। तो प्रीवियस के लेक्चर में आपने सारी चीज़ों को देख के ये तो समझ लिया कि जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, जिन्होंने इसको संपादित ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रखा कि कैसे हिंदी भाषा उद्भव विकास हुआ, हिंदी का विस्तार कैसे रहा, क्या आज की ज़रूरत में, क्या आज जो है शुक्ल जी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी साहित्य का इतिहास क्या लिखा जाना जरूरी है, और लिखा जाना जरूरी है तो उसकी क्या आधार है। इन सारी चीज़ों पे विचार विमर्श हमने पहले लेक्चर में किया। पहले लेक्चर को हमने बहुत अच्छे से बनाया है, आप पूरी तन्मयता के साथ देखें, भले ही टाइम लगा है। और इसके बाद आप अपने पास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को रखें, और साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया है कि हम जो भी टॉपिक कराएंगे उसके वन लाइनर फैक्ट को भी कराएंगे, जो आप टेक्स्ट के रूप में कोई भी गाइड हिंदी का प्रयोग करते हैं उसको। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें दो पुस्तकों के सहयोग से ये कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रथम खंड शुरू होगा उसमें पूर्व पीठिका आदिकाल, यानी आप आदिकाल पढ़ने से पहले इसकी भूमिका को इन्होंने अध्याय 1 में बांधा है, आदिकाल का मतलब क्या है। तो आदिकाल लिखने से पूर्व, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए इतिहास का क्या मतलब है। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि शाब्दिक दृष्टि देखें तो इतिहास का मतलब अगर आप तोड़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है, इतिहास का अर्थ है। इससे दो बातें तो क्लियर हो जाती है। एक तो ये है कि इतिहास का जो संबंध होता है, एक तो अतीत से है। हम कोई भी अपने जीवन में कहते हैं कोई घटना घटी है, इतिहास का मतलब इतिहास कुछ ऐसा ही था या ऐसा ही घटित हुआ हो। कब घटित हुआ हो? अतीत में। दूसरा ये भी है कि उसके तहत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है, यानी जो घटनाएं आप इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं ना, जैसे हर एक समय का, जैसे आपने मुगल काल पढ़ा, सल्तनत काल पढ़ा, तो जितने भी समय बीत गए हैं उन समय बीते हुए समय में जो यथार्थ घटनाएं हैं उन घटनाओं को ही बेसिकली इतिहास कहते हैं। और इतिहास का आधार हम लेके कोई भी चीज़ वर्तमान में ही उसकी कसौटी पे कसते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यानी हमें एक इतिहास ना आपको एक नज़रिया देता है कि ये चीज़ अच्छा हुआ था तो इस आधार पे करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। यानी एक तरीके से आपके पास इतिहास का मतलब अनुभव का खजाना। लेकिन साहित्य में इतिहास का क्या मतलब है? तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि दो बातें क्लियर है। एक तो ये कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा ये कि उसके तहत केवल वास्तविक यथार्थ घटनाओं का समावेश होता है। उससे उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे अतीत की यथार्थ परिस्थिति व घटनाओं से होकर ही चीजें आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे संक्षेप में इन्होंने बताया कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व और प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण, तथ्य, तत्व, प्रवृत्ति, वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण, जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। ये आपको परिभाषा दे दिया गया। एक उदाहरण भी देखिए, जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया, या सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे। किंतु शास्त्रीय वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग अग्राह्य या त्याज्य ही समझे जाते हैं। यानी आपने कहा कि एक भारत का नया इतिहास निर्माण करता महात्मा गांधी है, या कालातीत में अशोक सम्राट इतिहास के निर्माता हैं। उन्होंने एक इतिहास कायम कर दिया। यानी आप देखें ना कि कोई भी चीज जो घटना कभी पहले घटित ना हो, अचानक कुछ ऐसा हो। मान लीजिए कि हमारा देश, ऐसे हाइपोथेसिस कल्पना करिए कि ओलंपिक में मान लीजिए कि स्वर्ण मेडल हमने 50 जीत लिए, तो एक एक अपने समय का, एक शताब्दी का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट हो गया, क्योंकि जो घटना पहले नहीं हुई या भविष्य में हो सकता है कि नहीं, लेकिन आज वो हो गया
जो कभी नहीं होती, ये एक इतिहास बन जाता है। ऐसे ही देखते हैं कि जो पहले कभी कोई ऐसे राजा रहे हों या कोई भी शासक इस तरीके से रहे हों, उन्होंने जो कुछ बहुत अलग किया हो, तो एक वो इतिहास निर्माता के रूप में आ जाते हैं। अब कहते हैं कि इतिहास हमें क्या, इतिहास क्यों हम पढ़ते हैं? इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त कहानी देता है, किंतु ये हम पे डिपेंड करता है कि उस कहानी को, उस इतिवृत्त मीन्स कि ऐसा ही था, उसके कुछ कथानक को लेके उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कालातीत में कुछ ऐसी चीजें हुई हो, घटना, जो हमें ये बताता है कि ये चीज हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, अगर आप ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको वो चीज तो पता है। तो ये वही बता रहे हैं कि इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है। जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बताते हैं कि जो हमारे यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध आगे भयानक त्रासदी को फिर से जन्म दे सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी हाल में ऐसे भयावह जो है घटना दोबारा ना हो, ऐसा युद्ध विभीषिका जो दृश्य थे जो डरावनी, वो ना उत्पन्न हो। तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत ही समन्वय की भावना से, बहुत ही सद्भाव से रहना है। तो ये क्या हुआ कि हमने इतिहास के उस प्रथम विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को इसलिए नहीं पढ़ा कि इतिहास की घटना थी याद करने के लिए, बल्कि ये पढ़ा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आगे हमको इसको रिपीट नहीं करना है। तो वही चीज़ करें कि ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसे कैसे लेते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि अतीत की इतिवृत्त को हम आत्मपरक, अब यहाँ पे देखिए यही बात है, ये पूछा जा सकता है, अगर हम कोई अतीत की घटना है उसको हम आत्मपरक, व्यक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली में, अगर हम आत्मपरक यानी कोई ऐसी घटना है जिसको हम बहुत ही दिल दिमाग से सोचते हैं, खुद उसके अनुभव के स्तर पे उठते हैं, और अगर उसको ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, तो वो चीज हो गया कला। मान लीजिए कोई भी घटना ऐसा इतिहास में हुआ हो जिसको आपको सबके सामने रखना है कि सबको ये चीज समझ में आए, तो बहुत ही आपने उस घटना से जुड़ के बहुत ही प्रेम पूर्वक उस चीज को रखते हैं। तो ये आपका आर्ट है, आपका कला है कि कितने अच्छे से आपने उस घटना को लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दिया। दूसरी चीज, जब उसी चीज को आप एक वस्तुपरक दृष्टिकोण और तर्क से, यानी जांच की कसौटी पे देखेंगे, ये ऐसा था, नहीं था, वो था, और गवेषणात्मक पद्धति से देखेंगे, तो वो विज्ञान हो जाएगा। तो ललित शैली आत्मपरक व्यक्तिगत अनुभूति तो कला बना देता है, लेकिन जहाँ पे भी आप छानबीन तर्कपूर्ण शैली गवेषणात्मक वस्तुपरक दृष्टिकोण रखते हैं, वो विज्ञान हो जाता है। वस्तुतः इतिहास से कभी साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ज्यादा निकट माना जाता है, कि आज का जो इतिहास लिखा जा रहा है वो कला के ज्यादा, देखे तो एक तरीके से वो विज्ञान के निकट है। तो पहला जो टॉपिक था, आपको इतिहास का स्वरूप क्या है वो समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा कि इतिहास की जो दर्शन होती है उसकी रूपरेखा क्या होती है। तो यहाँ पे समय समय पे इतिहास दर्शन की संज्ञा के बारे में यहाँ पे बताए हैं कि जैसे तथ्य के आधार पर देखिए कि पहले ही संकेत दे दिया गया है कि विभिन्न विद्वान इसको जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, इसी तथ्य पर इतिहास दर्शन भी बदलता रहता है। जैसे पश्चिम के कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में किया, कि इतिहास बहुत ही संकीर्ण व सीमित दायरा है, इतिहास हमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं देता। उसमें इन्होंने नाम का भी उल्लेख किया, जैसे बोलते रहे, इन्होंने कहा कि व्याख्या करते हुए कहा कि मतलब जो इतिहास है उसका अर्थ केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का उन्होंने प्रयास किया, बोलते ने। हीगल है, इन्होंने विश्व इतिहास के अर्थ में तथा परवर्ती युग के कुछ विद्वानों ने केवल परीक्षणात्मक दृष्टि से उस चीज को लेने की कोशिश की। लेकिन हमें यहाँ पे समझना अपने भारतीय दृष्टिकोण में कि हम लोग कैसे इतिहास को समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ के जो भारतीय दृष्टिकोण इतिहास को लेकर चलने वाले थे, उनको इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का मतलब आदर्श मूलक और आध्यात्मवादी रहा है। हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं कि हमारे लोग कैसे रहे थे, उन्होंने जीवन मूल्यों को कैसे रखा हमारे सामने। तो हमारा भारतीय दृष्टिकोण बहुत ही आदर्श मूलक आध्यात्मवादी रहा, इसलिए उसमें हम भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी, यानी भौतिक जगत मतलब कि जो आपके आमने सामने उपभोग की वस्तुएं हैं, सब भौतिक चराचर जगत में हमने सिर्फ उपभोग करने की चीजों को नहीं देखा, उसमें आध्यात्म देखा, उसमें मानवता के मूल्य को देखा। तो ये चीज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं को नहीं देखा गया, बहुत ही विस्तार रूप में हमारा इतिहास रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रायः सामयिक तत्वों की अपेक्षा हमारे यहाँ चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की है, अर्थात वो परिवर्तनशील अतीत में से भी उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे जो मनुष्य के अस्थायी एवं अमर बनाता है।
दूसरी चीज आगे कहते हैं कि यही चल के बाढ़ कभी कल्हड़ हैं, इन लोगों ने भी अपनी भिन्न दृष्टि अपनाई और आध्यात्मिक नैतिक चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थ परक वस्तु एवं तत्वों को ज्यादा महत्व दिया, किंतु काव्यात्मक एवं अलंकृति का मोह भी वो भी ना त्याग सके। यानी सबके लिखने का आधार अलग अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे बाढ़ कभी कल्हड़ हुए ये सब भी लिखे, तो ये लोग आध्यात्मिक नैतिक चरित्र चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा ज्यादा इन लोगों ने यथार्थ पे बल दिया, यथार्थ मतलब सत्य चीजों पे। लेकिन ये कहे कि काव्य में अलंकार वगैरह का मोह छोड़ दे तो वो भी छोड़ नहीं पाए। हमारे यहाँ पे जो इतिहास रहा है उसमें वो सत्यम शिवम की सुंदर की कल्पना करते हैं कि हर एक चीज सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। और वही चीज आप जब पश्चिम दार्शनिक की बात करते हैं कि उनके यहाँ पे कैसा है, तो उनके यहाँ पे कहते हैं कि पाश्चात्य जो इतिहासकार रहे हैं वो हर एक चीज को ना यथार्थ देखते हैं, सत्य की कसौटी पे। उनके मन में आध्यात्म है, प्रेम है, ललित शैली है, कलात्मक भावना, ये सब नहीं रहता। वो हर एक चीज को राइट और रॉन्ग, यथार्थ सही है कि नहीं सही है। जैसे आपने देखा होगा प्रेमचंद जी की कहानियों में कहा जाता है कि शुरुआत में जो प्रेमचंद जी कहानियां लिखते थे उसमें आप देखते कोई भी कहानी हो लास्ट में प्रेमचंद जी ऐसा दिखाते थे कि सब घर में बढ़िया चल रहा है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं था। धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, ये तो हम आदर्श की बातें करते हैं, मतलब रियलिस्टिक देखे तो हमारे देश दुनिया में ऐसी चीजें नहीं हो रही है। बाद में वो आदर्श यथार्थोन्मुख आदर्शवाद उनका रह गया, ऐसा कुछ यथार्थ की चीजें जैसे कफन कहानी वगैरह आप देखेंगे और वही आप बड़े घर की बेटी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आदर्श मूलक लगेगा। हमारे यहाँ पे तो हमेशा से जो है आध्यात्म की बात, अच्छी चीज़ों की बात की जा रही थी, चिरंतन शाश्वत मूल्य की बात की जा रही थी, लेकिन जो पाश्चात्य दृष्टिकोण था वो हमेशा ही यथार्थ की बात करता था। इसलिए इतिहास के जो प्रथम व्याख्याता थे उनका नाम है यूनानी विद्वान हेरोदोतस। हेरोदोतस ने जो खोज या गवेषणा की तो उन्होंने कहा एक तो यह कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, इतिहास को वैज्ञानिक विद्या में वैज्ञानिक विधा मानते हैं और इसकी पद्धति भी कहते हैं आलोचनात्मक होती है। दूसरा ये कि मानव जाति से जुड़ा होने के कारण मानवीय विद्या मानविकी है, दूसरा ये तर्क संगत है। यानी उन्होंने कहा एक तो इतिहास जो है वैज्ञानिक है, दूसरा इसकी पद्धति आलोचनात्मक है, तीसरी ये तर्क संगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथे अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः ये शिक्षाप्रद विद्या है। इसके अलावा हेरोडोटस ने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। प्राचीन युग में समानता हेरोडोटस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा, किंतु आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इनके संबंध में नए दृष्टिकोण से विचार किया। जैसे इटालियन विद्वान विको हैं, उन्होंने भी इतिहास का संबंध न केवल अतीत से वर्तमान से भी माना। जन्मन दार्शनिक ऐसे कांत थे, उन्होंने भी प्रतिपादित किया कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हिगल आगे कहते हैं कि हिगल ने जो कांत की विचारधारा उसी को आगे बढ़ाया। यानी हिगल ने, अगर कांत ने ये कहा कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब है, यानी जो चीजें आंतरिक परिवर्तन हो रहा है उसी का बाह्य रूप है वो, तो हिगल ने कांत की ही विचारधारा को आगे बढ़ाया। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं होता है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला होती है। और हिगल के मत के अनुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य क्या है? मानव चेतना का विकास, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। अब मार्क्सवाद में आप पढ़ते हैं ना कि हर एक चीज का थीसिस से वाद होता है, वाद के बाद प्रतिवाद होता है, फिर जो एंटीथीसिस होता है, इस तरीके से कि बाद में जैसे हमने किसी से कोई भी बातचीत हुआ आपके घर में माता पिता से, पहले आपने अपना पक्ष रखा, फिर माता पिता ने अपना पक्ष रखा, वाद किया, फिर बाद पे वाद विवाद प्रतिवाद, बाद में एक समन्वय स्थापित हो जाता है, यही चीज। फिर आगे कहते हैं 19वीं सदी में आप डार्विन वगैरह को देखो तो उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिए। तो वैज्ञानिक दृष्टि इतिहास का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि इतिहास का मतलब घटना समूह का संकलन ना होकर विकास क्रम का विवेचन, यानी समय के साथ चीजें कैसे बढ़ती गई। कार्ल मार्क्स हैं, एंजिल्स हैं, मार्गन है, हैक्सले हैं, इन लोगों ने विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। 20वीं सदी के अनेक इतिहासकार स्पेंगलर, ट्वाइनबी, टर्नर, ये सभी विश्व संस्कृति के वाहक रहे हैं। डार्विन का तो विकासवाद सिद्धांत प्राणी शास्त्र पर लागू होता है, मार्क्स का वही चीज अर्थशास्त्र विषय में लागू होता है, स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में, और जो बाक्सा है इनके मनोविज्ञान में लागू होते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी थी। हमारे यहाँ पे जो भारतीय जो इतिहास का जो है वो क्या था, मतलब कि दर्शन देखे तो आध्यात्मवादी रहा है और जो पाश्चात्य दर्शन रहा वो यथार्थवादी, बस आपको ये समझना था। अब इन्होंने साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में भी थोड़ा सा बताया। समानता इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है? राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध कराता। जैसे हमने कहा इतिहास,
तो आपको तुरंत लगे, जैसे हमने कहा मुगल काल का इतिहास, तो आपको याद आएगा कि मुगल काल में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, वहाँ सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। लेकिन कहते हैं कि वास्तविकता यही नहीं है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से जुड़ाव ना हो। अतः साहित्य भी तो इतिहास से असंबद्ध नहीं है, यानी इतिहास से साहित्य भी जुड़ा है। और साहित्य के इतिहास में भी हम प्राकृतिक घटना व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि करते हैं। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों का सूचक होता है। तो यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुका था कि किसी भी जाति के साहित्य का उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंब करता है, साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधी समाज की प्रवृत्तियों का सूचक होता है। फ्रेंच विद्वान थे तेन, तेन को माना जाता है फ्रेंच विद्वान। इन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है। आपने तेन का नाम सुना होगा, या हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ाएंगे तो तेन का जिक्र आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों ने ये धारणा बहुत पहले ही दिया था कि कोई भी जाति का साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण, यानी जो चीजें समाज में घट रही हैं उनका सामाजिक या राजनीतिक वातावरण का ही प्रतिबिंब होता है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधी समाज की प्रवृत्तियों का ही सूचक होता है। अब इसका श्रेय इन्होंने कहा फ्रेंच विद्वान तेन को है, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं। एक होता है जाति यानी रेश, वातावरण, इसके बाद होता है मोमेंट यानी क्षण विशेष। तेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा भी ये चीज स्पष्ट किया है कि साहित्य इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जाति, परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, इन सबको समझना पड़ता है। और तेन के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया है कि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। निश्चय ही हडसन की यह आक्षेप तेन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण न्यूनता है। यानी तेन जो कहते हैं कि जाति, वातावरण, क्षण को ध्यान में रख के ही कोई चीज लिखा जाता है। और फिर जर्मन चिंतक है, इनके बारे में कहा है कि इन्होंने जर्मन चिंतकों ने कहा कि नहीं, युग चेतना, स्पिरिट ऑफ एज जरूरी है। ऐसे एएच कॉफे गेटे ने साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या बोली है कि युगीन चेतना के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि साहित्य के विकास में जो उस समय की युग की चेतना है, युगीन चेतना का ही नहीं, उसके पहले की परंपरा जो है उसका भी कुछ ना कुछ योगदान रहता है। फिर कहते हैं कि मार्क्सवाद आते हैं, और मार्क्सवाद द्वंदात्मक भौतिकवाद, विकासवाद के बारे में बताते हैं, वर्ग संघर्ष के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां भी जो होती हैं, जैसे आर्थिक परिस्थिति हो गई, ये सब भी साहित्य के पीछे जब भी कुछ लिखा जाता है, एक साहित्यकार के मन में कोई भी बात आती है, तो ये सब चीजें आप नकार नहीं सकते, ये सब भी आधार होते हैं। तो ये सब जो यथार्थवादी बातें हुई, इनके अलावा कहते हैं कि देखो कोई भी साहित्य लिखा जाता है, अगर आप देखते होंगे तो उसमें एक शैली पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है। अब कहते हैं कि मनोविज्ञान, विश्लेषण, अर्थविज्ञान के आधार पर साहित्य के विभिन्न पक्ष होते हैं। एक शैली पक्ष, शैली पक्ष की जो शैली पक्ष उसके विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई है, जिनमें आई ए रिचर्ड, विलियम एमसन, एस.सी. लेविश, डब्ल्यू पीकर, डब्ल्यू.एच. वैटसन, ये सब कौन है जो शैली पक्ष की तरफ से है। और बाकी इसी तरीके से भाव पक्ष के भी होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए जो संक्षेप में इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे ये तथ्य समझ में आता है कि जब भी साहित्य की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करें तो उनसे संबंधित 5 तत्वों पे गौर करना चाहिए कि साहित्य कैसे कैसे बढ़ा। तो एक तो होता है सृजन शक्ति, साहित्यकार की जो प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, पहली चीज साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, पहली चीज। दूसरा परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा वातावरण, चौथा द्वंद्व और संतुलन। तो द्वंद्व फिर संतुलन। वस्तुतः ये सिद्धांत सृष्टि के सामान्य विकास प्रक्रिया के दृष्टि से प्रतिपादित है। साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सृजन शक्ति अर्थात साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा परंपरा के द्वंद्व से प्रेरित होकर गतिशील होता रहता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना क्या है, थोड़ा अंतर करके बता देते हैं। साहित्य इतिहास का क्या मतलब है और साहित्य की आलोचना, क्योंकि आप आलोचना, निबंध ये सब भी पढ़ते हैं, साहित्य का इतिहास भी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा देखिए समानता जो साहित्य के इतिहास में हम कहते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जब कोई भी रचना आती है तो उसमें आप देखते हैं कि गुण दोषों के विवेचन को हम आलोचना समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कहते हैं कि साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्य आलोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। दो चीजें हैं, जब हम कोई इतिहास लिखेंगे और इतिहास लिखने में मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इतिहास लिखते समय उन्होंने चाहे कबीर हो, तुलसी हो, जयसी हो, किसी के बारे में भी लिखा तो उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक भी रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, किसने क्या ज़्यादा मात्रा में लिखा, क्या कौन किससे विशेष है, ये चीज़।
दूसरा कहते हैं कि जब हम ये तो साहित्य में इतिहास लिख रहे थे तब आलोचना का दृष्टिकोण है, और एक होता है साहित्य आलोचना, मतलब साहित्य की आलोचना। जब कोई भी साहित्य की आलोचना की जाती है तो उसमें उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई साहित्य लिख रहे हैं, साहित्य में आलोचना करना है, तो उसका आधार हम कैसे बनाएंगे कि इस समय ये ऐसे लिखा गया था, उस समय वो ऐसा है। यानी दोनों एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल विच्छिन्न नहीं है, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, एक दूसरे में प्रयोग जरूर किया जाता है। तो समानतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्य आलोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग होता है। इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं, किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। इतिहास का लक्ष्य जो होता है वो सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है। इतिहास क्या करता है, हमेशा अतीत की व्याख्या करता है और विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, जबकि जो आलोचना का लक्ष्य है वो वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए उसके मूल्य निर्धारण का काम होता है। इतिहासकार जो होता है वो किसी भी कृति के गुण दोषों पर विचार करता है, किंतु वहां भी उसका लक्ष्य युगीन यानी उस समय की जो विशेषताएं उनको ध्यान में रखता है। उसका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि उस समय की देश, स्पेस, टाइम, इन सब का ध्यान रखता है। तो संक्षेप में कहें तो साहित्य का इतिहासकार जहां अतीत के सृजन कार्य को विभिन्न परंपराओं और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उसका विश्लेषण करता है, वहां आलोचक किन्हीं दोनों चीजें, देखिए जो साहित्य का इतिहासकार यानी साहित्य की आप किताब लिखेंगे तो उसमें अतीत में जो घटनाएं हैं एक सृजन कार्य के तौर पे आप लिखेंगे लेके चलेंगे, और इसमें विभिन्न परंपरा धारा उनके रूप में आप चीजों को लेके विश्लेषित करेंगे। और जो कोई आलोचक हो, आलोचक जो पहले से बना बनाया कोई स्थापित मूल्य, उसके आधार पे जो नए मूल्य बन रहे हैं उसकी स्थापना के उद्देश्य से कृतियों के मूल्यपरक तत्व का उद्घाटन करता है। तो आलोचक अलग, साहित्य का इतिहास का लिखने वाला वो अलग। एक के द्वारा जहाँ पे ये कहा जाता है कि ऐसा क्या हुआ का उत्तर दिया जाता, वहीं दूसरा ये देखता है इसमें क्या विशेषता है। जैसे हम एक आलोचना का कोई पुस्तक लिख रहे हैं, हमको आलोचना करना है कि पहले कहानी में क्या था, आज की कहानी में क्या है, क्या विशेषता आया। और जो साहित्य का इतिहासकार है वो अतीत के सृजन कार्य को देखता है कि ऐसा क्या हुआ। तो वैसे दोनों में देखें तो बहुत चीजें एक दूसरे से मिली जुली जान पड़ती हैं। बस आपको इतना ही जानना, बहुत ज्यादा उसमें नहीं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा के बारे में अब बात किया गया है कि ये जो हम आज प्रगति प्रयोगवादी नई कविता, नई कहानी, बहुत सारी चीजें गद्य विधा में आ गई है। ये शुरुआत कहाँ से हुआ, इसकी जर्नी जो इसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो ये कहते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व, 19वीं सदी का मतलब आप 1800 से 1900 के बीच में कहेंगे कि जो समय है, तो कह रहे हैं 19वीं सदी से पहले अलग अलग जो कवि लेखक होते थे बहुत सारी रचनाएं किए, जिनमें आप सुने होंगे 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। ये सब तो लिखी गई साहित्य इतिहास के रूप में ही है, लेकिन इसमें ना कालक्रम था न सन संवत, ये सब सही से नहीं था, इसलिए इन्हें हम इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते। तो फिर इतिहास कब लिखना शुरू हुआ। इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गार्सा द तासी। गार्सा द तासी को समझा जाता है जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का इन्होंने विवरण कैसे दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वर्ण क्रम के अनुसार। तो पहला प्रयास गार्सा द तासी ने किया, लेकिन जो उन्होंने लिखा ना, वो लिखने का जो उनका तरीका था वो वर्णक्रम के आधार पे था, और वर्णक्रम के आधार पे था। वही चीज आप देखिए, इनको अभी हम आगे जो है उसको बहुत अच्छे से कराएंगे वन लाइनर फैक्ट में, इसी में बस आप इसको थोड़ा सा कथानक के रूप में देखते चले। अच्छा, इनके बारे में ये बताया गया कि कैसे इनका फिर आगे चल के जो है इनका जो है रचना जो है सबके सामने आता है, कब कब प्रकाशन में आता है, लेकिन वर्णक्रम के अनुसार से इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को नहीं रखा, क्योंकि एक विदेशी थे, इन्होंने लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा यहाँ पे मानते हैं। अब कहते हैं कि बात तासी के प्रयास पर भी लागू होता है। तासी का हमने अभी देखा ही था कि 3 चीज, क्षण, काल और स्थान, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा, तो जो पहला है ग्रेशन, इसके बाद जो है तासी की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया, शिव सिंह सेंगर ने बढ़ाया। शिव सिंह सरोज लिखा, और उन्होंने शिव सिंह सरोज में भी लगभग सहस्त्र हजार कवियों का जीवन वृत्त का जो है उन्होंने विवरण दिया, लेकिन वही दिक्कत, कवियों के जन्म काल, रचना काल, इन सब पे संगीत दिए, यानी जो सही से रूप में देना चाहिए था वो नहीं दिया। आगे 1888 की लगभग कह रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशाशांक के रूप में ग्रियर्सन जो है, ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आया। इसके आने से एक उम्मीद जगी, जो गलती ग्रियर्सन ने, जो गलती जो है तासी ने, और तासी के पहले भी हम लोगों ने किसका देखा था, नाम हमें सही भूल जाते हैं इनका,
क्या नाम है इनका, इस्तवार द लिटरेचर के गारसा तासी, हाँ तासी ने जो लिखा, तासी के बाद जो ये कह रहे हैं कि फिर शिव सिंह सरोज लिखा गया, तो उनमें वो चीज़ें नहीं मिली, तो शिव सिंह सरोज में नहीं मिली, तो ये जो ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर है, इसमें सच्चे अर्थों में ये लिखा गया कि इन्होंने जो कालक्रम है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना लिख के जिस तरीके से लिखना चाहिए, यानी लेखकों ने, कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार कौन पहले आया कौन बाद में आया इस तरीके से दिया, तो इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। और इसके साथ इन्होंने काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पे आगे अलग रूप में विचार किया। किंतु ये भी कहना जरूरी है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप में विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन द्वारा दिया गया, वो बाद के इतिहासकारों के लिए भी एक रास्ता दिया, क्योंकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया। किसने? ग्रियर्सन ने भाषाई तौर पे स्पष्ट किया। इसमें ना तो इन्होंने संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया, यानी संस्कृत प्राकृत को मिलाया, ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को मिलाया। इन्होंने एक अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में ये चीज लिखा है। किसने? ग्रियर्सन ने, कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों का भी विचार बाहर रख दिया है, भले ही कभी कभी बीच में आ जाए। ना ही मैं अरबी फारसी के उसका उल्लेख कर रहा हूँ। मैंने इन अंतिम को, उर्दू वालों को, अपने इस विचार से जानबूझकर हटा दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दातासी ने विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्भ्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वो निश्चय ही उस युग की भूमिका में बहुत बड़ा काम था। तो ये इस तरीके से देखें तो वो अपने लक्ष्य में कुछ हद तक सफल हुए। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता, एक तो भाषाई रूप में सारी चीजें क्लियर कर दी, दूसरी विशेषता उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में जो तासी थे और शिवशंकर यानी इनसे पहले वाले ग्रंथों के अलावा इन्होंने भक्तमाल जो रचना है, गोसाई चरित, हजारा, काव्य संग्रह, इन 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पे कि किन चीजों से कहाँ से लिया उसका संदर्भ संकेत भी दिया, यानी एक प्रामाणिकता सिद्ध करने का पूरा भरसक प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन जी ने। तो अपनी दृष्टि एवं पद्धति पे प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने जो सामग्री का यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ग्रंथ को कालखंडों में बांटा है, फिर प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक माना है, प्रत्येक काल के गौड़ कवियों को अध्याय विशेष के अंत में रख दिया है, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या किया है। तो इससे क्या लगता है, जैसे उन्होंने विकास क्रम का निर्धारण भी चारण काव्य, धार्मिक काव्य इस तरीके से किया है, यानी एक पूरी तरीके से प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोशिश की है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन के बाद नाम आता है मिश्र बंधु, इनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। इनका भी पहला 3 भाग जो है 1913 में करके आता है, फिर 1934 में आता है। इन्होंने 5000 कवियों का उल्लेख किया और 8 से भी ज्यादा कालखंडों में मतलब उसको बांटा है, और इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के जो अलग अलग अंग हैं उन पे भी प्रकाश डाला है। अब ये कह रहे हैं कि जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं ये बात मानी है कि कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, क्योंकि उसमें 5000 कवियों का जिक्र किया गया है, तो बहुत आसानी से चीजें मिल सकती हैं। और शुक्ल जी की जब हम सीरीज पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के बारे में बोला है कि हमने रीति काल के बारे में यहाँ से चीजें ली है ना। तो ये भी एक रास्ता लोगों के लिए है कि 5000 कवियों का विवरण वहाँ आसानी से मिल सकता है, कुछ आप जो है अपने उद्देश्य के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में कहते हैं सर्वोच्च स्थान शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल का सीरीज जरूर देख लीजिएगा, करवा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका 1929 में आता है वो तो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी सबसागर की भूमिका के रूप में छप के आते हैं, और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए शुक्ल जी साफ साफ अपना दृष्टिकोण यही कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्ति है उसका संचित प्रतिबिंब होता है। ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलती है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को, परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ, अब देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इन 4 चीजों का उल्लेख किया है। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है, धार्मिक, इनके अनुसार जनता के मन में चीजें बदलती रहती हैं। इसके उदाहरण के द्वारा एक स्पष्ट किया है कि शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उस युग के संदर्भ में जो साहित्य है उसके विकास क्रम की व्याख्या का उन्होंने प्रयास किया है। इससे यही कह सकते हैं कि साहित्य इतिहास को साहित्य लोचना से अलग रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इन्होंने परिचय दिया है। और फिर हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में बहुत ही सावधानी से हमारे सामने बांट कर रखा है।
सुविधा भी होती है पढ़ने में। शुक्ल सीरीज में हमने इस चीज़ को कराया भी है। शुक्ल के इतिहास की एक खासियत ये है कि इन्होंने पूरे भक्ति काल को 4 भागों में या शाखा में बांट दिया। पहले जो निर्गुण धारा, फिर सगुण में बांटा, और फिर निर्गुण और सगुण को, निर्गुण को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में बांटा, सगुण को राम और कृष्ण भक्ति में बांटा। सबको पढ़ने में भी सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात है, शुक्ल जी की सबसे विशेषता बड़ी है इतिहासकार के रूप में कि उन्होंने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक जो मूल्यांकन है उसको प्रमुखता दी। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी, वहां उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में उन्होंने स्थान दिया। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का निर्धारण भी उन्होंने किया, सूक्ष्म विश्लेषण भी किया। और फिर कहते हैं कि इसी तरीके से जो है आगे बताते हैं कि जैसे केशव दास, जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी कर देना, बाद के कवियों को रसवासी घोषित कर देना। जहाँ केशव एक तरफ रसिक क्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण करते, वहीं दूसरी ओर रीति कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे। तो विभिन्न काव्य शास्त्र तथा परंपराओं का मूल स्रोत अनुसंधान में शुक्ल जी का जो युगवादी दृष्टिकोण है वो भी बाधक सिद्ध हुआ है। यानी शुक्ल जी ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, आपने देखा है वो अपने आधार पर जज करते हैं कि कौन किस श्रेणी में आता है। परिणाम ये होता है पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं को अगर ये हम बांट लें कि पूरा जो मध्यकाल है वो सिर्फ उस समय की मुस्लिम प्रभाव की देन है, या पूरा भक्ति आंदोलन उस समय निराशा की देन है जैसा शुक्ल जी कहते हैं, या ये मान ले कि संत मत जो इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है, या प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी मसनबियों से अनुकृत है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब पर उस समय युगीन वातावरण का आंशिक प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम कह दें कि यही सब कुछ सत्य है तो ये चीज गलत है। तो संस्कृत साहित्य की पौराणिक परंपरा हो या सिद्ध व नाथ पंथियों की गुरुवाणियों की उपेक्षा करके हम पूरे मध्यकालीन को लेके आगे नहीं चल सकते। तो आचार्य शुक्ल के बारे में ना कि वो तो जिसको मान लिया हाँ तो हाँ, नहीं माने तो नहीं, तो वही चीज कहा गया कि शुक्ल जी की जो नौनवें सालनी प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें ये कट्ट सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियां उस सीमा तक ग्रह है जहां तक वे उनके आलोचक रूप में रहे हैं, और जहां से वो आलोचक नहीं रहे, वो आलोचक से अलग हो गए, एक शुद्ध इतिहासकार के रूप में आ गए हैं, तो उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। अवश्य ही ये उनकी अपनी सीमाएं ना होकर पूरे इतिहास की सीमाएं, अर्थात जिस काल सीमा उन्होंने काम किया उसमें कदाचित ये संभव नहीं था। इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल का महत्व सदा अछूत रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी बाद, एक शताब्दी मतलब 10 साल बाद लगभग, शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में आते हैं। 3 पुस्तकें वो लिखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, क्रम और पद्धति। और इनके अलावा आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो कहते हैं कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देती, वहां आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि जो आचार्य शुक्ल है वो जो लिखते हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि और युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देते हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को मात देते। आपको हजारी प्रसाद जी को परंपरा को ध्यान में रख के देखना है कि ये परंपरा को नहीं छोड़ते। युग की परिस्थितियों को कौन ध्यान देता है? शुक्ल जी। परंपरा को कौन महत्व देता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही सशक्त स्वरों में उद्घोषित करते हैं कि अगर हम शुक्ल जी की बात मान ले कि निराशा हताशा था जनता में, इसी वजह से आया, या साहित्य से हम पता लगा सिद्धनाथ को निकाल दे तो आगे हम साहित्य की बात नहीं कर सकते। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ना तो उस समय पराजित हिंदू जाति की निराशा से आया था और ना ही इस्लाम की प्रक्रिया से आया था। 8वीं सदी में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, तब भी दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव पर था। तो इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पे भक्तिभाव नहीं होता। इसी तरीके से उन्होंने संत काव्य परंपरा के बचाव की बात की, क्योंकि शुक्ल जी सिरे से खारिज कर देते हैं। ये कहते हैं कि सिद्धों और नाथपंथियों की जो वाणी है, विचार सारणी है, पद्धति है, काव्य शैली, उनका जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये कबीर से बहुत ही प्रभावित होते हैं, जबकि कबीर से प्रभावित जो है वो नहीं होते हैं शुक्ल जी, वो तुलसी से बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि का आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि हिंदी का जो संत काव्य है वो पहले के सिद्ध व नाथपंथियों के साहित्य का ही संचित विकसित रूप है। यानी जो चीज पहले
हमारे यहाँ पे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य सब कुछ कर चुके हैं। बाद में आप जब निर्गुण धारा में संत काव्य पढ़ते हैं कबीर को, तो कबीर हो गए, रैदास हो गए, धन्ना पीपा, ये सब उनके बाद के आए हैं, तो आप उनको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ऐसे ही मध्यकालीन हिंदी काव्य के विविध स्रोतों में द्विवेदी जी ने कहा कि संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण भी दिया, और शास्त्रीय परंपरा के संरक्षक महाकवि तुलसीदास के महत्व पर बल देते हुए प्रायः अनेक इतिहासकार संतों की अशिक्षित, असंस्कृत और अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना करने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं जो इनको अवमानना करके वो करते हैं, उनकी गहराई को ये समझते हुए कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन सुनी सुनाई बातों को गढ़ने वाला आदि कह जाता है। ये देखिए किसको कह रहे हैं, कि ऐसे ही उनको कौन कहता है, शुक्ल जी, कि कभी कभी हास्यास्पद बातें हैं कि कबीर को शास्त्र, मतलब कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातें कहते हैं, मानो उनमें जुलाहे मोची ये सब कहते हैं। उनके पास शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था, जानबूझकर उनकी अवहेलना किया जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान के मार्ग में सब समय सहायक नहीं होता। कितनी बड़ी बात कही, कि हो सकता है जीवन में आपने खूब पोथी पढ़ी हो, खूब पोथी पढ़ी हो, पर अगर आपने जो आपने आस-पास जो आपके जीवन के अनुभव हैं उनसे आपने सीख नहीं ली, तो हो सकता है कि आपका शास्त्र इस तरीके से इन्होंने देखिए सभी लोगों को, मतलब अपनी परंपरा में जो भी आए, उनको किसी को छोड़ने की बात नहीं कही है। और फिर आप देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल करके इनकी आचार्य द्विवेदी जी के इतिहास संबंधी 3 किताबें हैं, जिनको हम आपको हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जल्द ही करवाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो देखिए पूरा बचाव किया है। और बाकी ये भी कहा है कि जहाँ तक रही बात इतिहास, चेतना व पूर्व परंपरा के बीच की बात, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं, जिन्होंने पहले की सांस्कृतिक धाराओं, साड़ी और पद्धति को जोड़ने का काम किया है। आगे फिर कहते हैं कि आचार्य द्विवेदी के ही साथ साथ इस क्षेत्र में और भी एक विद्वान आए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, जिसमें उन्होंने आलोचनात्मक इतिहास में लगभग वही इनका आया था, 1937-38 के आसपास आया था, जिसमें इन्होंने 600 जो है 693 से लेके वही 1693 के आसपास बात की थी। और फिर संपूर्ण ग्रंथ को इन्होंने 7 प्रकरणों में बांटा था। युग व धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन करके सरल रूप दिया था। और रामकुमार वर्मा ने ये किया कि निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा, तो उसको और सरल, की लंबे लंबे नाम ना हो, उसको ऐसे इन्होंने किया। निर्गुण ज्ञानाश्रयी को इन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य, तो संत काव्य कह दिया, और सूफी वाले को प्रेम काव्य कह दिया। फिर वीर गाथा काल में चारण काल की संज्ञा देने के अलावा, यानी वीर गाथा काल को चारण काल के साथ ही इन्होंने इसमें एक संधि काल को जोड़ दिया। तो आगे हम वन लाइनर फैक्ट में इसको क्लियर कर देंगे। फिर कहते हैं इन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, किसको, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को ही हिंदी का सबसे पहला कवि माना, और हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य के आरंभ को इन्होंने वही 693 के आसपास माना है। तो राम कुमार वर्मा का जिक्र है। फिर नागरिक प्रचारणी ने कैसे अपने 16 भाषाओं में जो है 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की बात की थी, कि जितनी चीज़ें बिखरे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 16 खंडों में निकालने की बात की थी। ये चीज़ें हुई थी, जिसमें इन्होंने बताया कि षष्ठ भाग, उसका छठा भाग रीतिकाल सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। और इसके बाद कहते हैं कि इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन एक हिंदी साहित्य करके पुस्तक का नाम है, वो भी किसका संपादन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल में बांटा है, और प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का विवरण अच्छे से दिया है। फिर आगे देखिए कुछ लोगों का नाम दिया है और रचनाएं दी, इनको आपको ध्यान रखना है किसका किसका है, पूछा जा सकता है। जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास करके है, यानी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ जी का है। डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी पुस्तक का रीति काव्य की भूमिका इन्होंने लिखा है। ये तो आपने ऊपर भी पढ़ा है, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये है परशुराम चतुर्वेदी जी का। श्री प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय, उसका साहित्य। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य करके। और फिर श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य के अतीत। श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य। मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य। केशवी नारायण शुक्ल तथा डॉक्टर कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेय के आधुनिक काल संबंधी विविध शोध प्रबंध। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य इतिहास दर्शन। डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य। डॉक्टर सरला शुक्ल, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, ये सभी
कहते हैं आज से 40-50 वर्ष पूर्व जो भी उपलब्ध था, इस लक्ष्य की पूर्ति का एक प्रयास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र जी ने। और उन्होंने विकासवादी सिद्धांतों पे भी बात की है। अब यहाँ पे कुछ इतिहास, जो हिंदी साहित्य इतिहास उसके आधार के बारे में बात किया है कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, लेखन में कौन सी चीज़ों को लिया गया है, तो 5 आधार बताया है कि पहला है कि जैसे कोई भी चीज़ है, हमको मान लो एक इतिहास ग्रंथ लिखना है, तो हम ये देखेंगे कि जो भी साहित्यकार की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं उसको आधार बना ले। दूसरा, साहित्यकार व जो साहित्यिक रचना उनका जो परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां, जैसे विश्व बंधु का मिश्र बंधु विनोद ले लिया, है ना, शुक्ल जी की किताब ले लिए, तो कुछ हमने प्रकाशित अप्रकाशित रचना को आधार बनाया। रचनाओं के परिचय, जो साहित्यिक परिचय वाले किताब वहाँ से कुछ लिया। साहित्य के विभिन्न अंग रूप धारा व प्रवृत्ति की व्याख्या से आलोचनात्मक और अनुसंधान परक ग्रंथ लिया। या प्राचीन जो साहित्यकार उनके काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में योग देने वाली जो ऐतिहासिक सामग्री, जैसे कोई शिलालेख है, प्रामाणिक वंशावलियां हैं, ये सब है। और विभिन्न युगों की जो आंतरिक और बाह्य परिस्थिति है उस पर प्रकाश डालने वाला कोई सामग्री है। इनको हम आधार बना के अगर कोई साहित्य के इतिहास को लिखना चाहता है तो लिख सकता है। दूसरी चीज, दूसरे वर्ग में जैसे प्राचीन रचनाओं में, जैसे आप 252, जैसे मान लीजिए आपको साहित्य का इतिहास लिखना है, तो आपको 252 कवियों के बारे में, 5000 कवियों का मिश्र बंधु विनोद से जिक्र हो जाएगा, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। 252 वैष्णव की, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल है, गुरु ग्रंथ साहब है, भक्त नामावली, ये रचनाओं के नाम है। कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गिरा विलास, कवि नामावली, राग सारोद्भव। अब देखिए ये कुछ नए नाम है, इनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपने 252, 84 वैष्णव, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गिरा विलास, कवि नामावली, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार सिंगरा, ये सब पढ़ा होगा। कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं। तो ये 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के अंत तक प्राचीन और मध्यकालीन कवियों का जिक्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे आधुनिक काल का कुछ लिखना चाहते हैं तो माता प्रसाद गुप्त का, प्रेम नारायण टंडन का, इन सब का। अब आगे काल विभाजन और नामकरण की बात करें तो काल विभाजन और नामकरण में इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या यही आती है, तो किस आधार पे आप जो है काल विभाजन करेंगे? एक तो आप ऐतिहासिक आधार पे विभाजन कर सकते हैं, कोई शासक या शासन काल रहा उस आधार पे कर सकते हैं, कोई किसी युग में लोक नायक रहा उसके आधार पे कर सकते हैं, या साहित्य का कोई नेता हो उसके आधार पे कर सकते हैं, या राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे कर सकते हैं। तो जब भी काल विभाजन किया जाए, क्वेश्चन आए कि हम किन किन आधार पे कर सकते हैं, तो ये कुछ आधार हैं। देखिए ऐतिहासिक आधार पे जैसे आदिकाल है, मध्यकाल है, संक्रांति काल है, आधुनिक काल। तो ये जो विभाजन का आधार है, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक आधार है। शासक और उसके शासन काल में एलिजाबेथ युग, विक्टोरियन युग, मराठा काल। लोक नायक में जैसे चैतन्य काल, बांग्ला की, गांधी युग, गुजराती। साहित्य नेता और उसके प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंद्र युग, है ना। और इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक आधार पे जैसे आप पुनर्जागरण नाम रख दिए, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, ये सब। और साहित्यिक विशेषताओं के आधार पे भी रखा जाता है, रीतिकाल, छायावाद युग, इस तरीके से जो है हम आधार बना के जो है नाम रख सकते हैं। तो पूरे नामकरण के बारे में बताया है, बहुत ज़्यादा और कुछ पढ़ने का उसमें वो नहीं है कि किस आधार पे हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इन विवेचन से संदर्भ ये निकलता है कि काल विभाजन साहित्यिक जो विशेषताएं, यानी किसी भी कालखंड में जो साहित्यिक विशेषताएं रही, खासियत रही है, और रीति के आदर्श की समानता के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं। युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य, यानी उस समय की साहित्य की चेतना का आधार क्या रहा है उसको भी हम बना सकते हैं। युगों का सीमांकन जब करना हो तो जो मूल विशेषता है उसका शुरुआत और अवसान उनके अनुसार भी कर सकते हैं, जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों को माना गया है, आधार बनाया गया है। जैसे संपूर्ण इतिहास का हम 4 युगों में विभाजन करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। दूसरे क्रम में केवल 3 युग में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और गणपति चंद्र ने अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, बस 3 ही भाग में बांटा है। आगे चल के जैसे संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य, ऐसे भी हम विभाजन कर सकते हैं। तो विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया भी है। बाकी ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे लिंक नीचे दिया है, जुड़ जाइएगा। ये पीडीएफ आपको डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास है, जैसे जैसे पढ़ाएंगे पीडीएफ भेजते जाएंगे। और नामकरण की समस्या के पीछे बता रहे हैं कि क्या समस्या हो सकती है। तो इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है कि युगों का नामकरण कैसे करें, तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उन्होंने क्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत भी लिए, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का अंतिम तर्कपुष्ट आधार उनका खुद का था। जैसे वीर गाथा काल के जब उन्होंने नाम रखा तो कई लोगों ने आपत्ति की थी कि वीर गाथा क्यों रखा जा रहा है, तो इनको लगा कि नहीं, उस समय
अगर देखा तो वीरता जो सामंती और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूप में ऐसी विविधता अव्यवस्था है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, उस समय उन्होंने कुछ रचनाओं को आधार बनाया कि वीर प्रशस्ति गायन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने आधार रख दिया। इसी तरह कहते हैं कि रीतिकाल के विषय में मतभेद की परिधि भी सीमित है, जहाँ ये विवाद का विषय इतना ही है कि उस युग में रीति तत्व तो प्रमुख है, श्रृंगार तत्व, यानी रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार है, तो बहुलता तो दोनों का ही, पर इन दोनों में ज़्यादा किसका है ये भी ध्यान देना चाहिए। तो पता लगा रीति तत्वों का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा ये कहें कि जीवन का स्वरूप बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, इसलिए रीति काल ज़्यादा समीचीन है। फिर आधुनिक काल को शुक्ल जी ने जैसे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय में बांटा, और उन्होंने प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में ये संकेत भी कर दिया कि हम प्रथम को भारतेंदु काल मानते हैं, द्वितीय को द्विवेदी काल, और तीसरे उत्थान को उन्होंने साहित्य में पुनर्जागरण के नाम से कर दिया। तो ये शुक्ल जी वाले सीरीज में बहुत अच्छे से कराया है। अब इन्होंने देखिए अंततः जो है नागेंद्र जी ने आदिकाल को समय जो माना है, आदिकाल का 700 से 14वीं सदी माना है, भक्ति काल को 14 से लेके 17 माना है, और फिर रीतिकाल को 17 से लेके 19वीं सदी माना है। फिर इसी तरीके से इन्होंने पूरा ये काल विभाजन यहाँ किया है। 19वीं सदी में पुनर्जागरण काल भारतेंदु के काल को, जागरण सुधार द्विवेदी काल को, फिर छायावाद, छायावोत्तर, प्रगति, प्रयोगवाद। अब ये जितना हमने आपको करा दिया यहाँ पे, अब आदिकाल से पहले के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके लगभग यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। कल जो टॉपिक शुरू होगा वो आपका बेसिकली आदिकाल से शुरू होगा। अब देखिए वन लाइनर फैक्ट में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, अब यहाँ से अगर आपको रिवीजन करना होगा तो रिवीजन के पर्पज़ से यहाँ पे हम बताएं आपको, देखिए यहाँ पे हमने दे दिया, और ये सब आज आपने पढ़ लिया कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसे चली, कि कैसे फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने सबसे पहले जिक्र किया, और इनकी पुस्तक जो है, पुस्तक अपना फ्रेंच में इन्होंने लिखा था, पुस्तक का नाम था इस्तवार द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। आपने देखा कि जो इनकी पुस्तक है इसको इन्होंने विभाजित किया दो भागों में, एक 1839 में, एक 1847 में है। और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की 5 साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में छपा था, यहाँ नहीं पेरिस में छपा था। फिर इस्तवार द लिटरेतुर जो ये पुस्तक था, इसका द्वितीय संस्करण जो आया था उसमें भी 3 भाग थे, और जो द्वितीय संस्करण आया इसका प्रकाशन 1871 में हुआ। फिर तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण कैसे दिया, तो अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है। तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि का जिक्र है, 738 कवि के, हिंदी के कितने, 72। फिर लक्ष्मी सागर वारसेर ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया, हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से 1952 में किया, यानी ये जो पुस्तक था इनका, यही इन्होंने अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से सन 1952 में। फिर जो तासी का पुस्तक था इस्तवार द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, उसमें एंदोई के लिए हिंदवी, आपको हमने देखिए इसमें हिंदवी बोला था ना कि हिंदवी का पहले कितनी बार जिक्र हुआ था, 30 बार, बाद में हिंदवी वगैरह धीरे धीरे कैसे बदल गया। और हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी उर्दू, जब भी हिंदवी का मतलब है, हिंदवी का मतलब हिंदी में संस्कृत ज़्यादा मिला होता, और हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी उर्दू मिला होता था, ये चीज़ था, ये हम लोग क्लियर किए थे आगे। फिर कहते हैं कि जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जब आगे बढ़ी थी, हिंदी भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वो श्री महेश दत्त शुक्ल का था। इन्होंने भाषा काव्य संग्रह नाम का लिखा था, 1873 में लिखा था, और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपा आगे चल के। फिर शिव संगर का शिव सिंह सरोज, और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी भाषा में ये भी रहा है, शिव सिंह सरोज जो 1883 में लिखा गया था। इसके बाद शिव संग सरोज में वही सहस्त्र कवियों के बारे में जिक्र किया गया, लगभग 838 कवि के बारे में, भाषा कवियों के जीवन चरित्र के बारे में दिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1888 में कैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया, और ये जो है पहला इतिहास ग्रंथ माना गया जो कि सही रूप में हमारे सामने आया। पूरा बहुत ही विस्तार से देखा कि ग्रियर्सन ने किस किस आधार पर चीज़ों को लिखा। 952 कवियों को इन्होंने जिक्र किया था, और ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिखा था, बाद में ये किशोरी लाल गुप्त जो है इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर को जो है अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। वैसे भी देखा जाए एक्चुअल में वास्तविक रूप में तो यही पहला हुआ, क्योंकि जो एक लिखने का कालक्रम अनुसार अपनाना था, तो कालक्रम के अनुसार सही से जो विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्ति के आधार पर उसका विभाजन होना, फिर प्रस्तुत ग्रंथ को भी विभिन्न कालखंडों में बांटना, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया था, और ये जो इन्होंने 1997 में इसका ये किया। फिर जो है ग्रियर्सन के बारे में है कि पहला हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया, ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया, कि संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी उर्दू को उससे अलग कर दिया, और कौन सा किस क्षेत्र का ये किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काम, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य ग्रियर्सन ने किया।
और 16वीं 17वीं शताब्दी को भक्ति काल किसने, ग्रियर्सन ने ही माना। फिर मिश्र बंधु ने विश्व बंधु विनोद लिखा था और इसमें गणेश बिहारी श्याम और सुखदेव बिहारी आते हैं। और मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है, 4 भागों में है। पहला जो 3 भाग था 1913 में और चौथा 34 में था। कुल वही 4591 कवियों का जिक्र है। और मिश्र बंधु जो अज्ञात कवि जितने थे उनको प्रकाश में लेके आए, सबके सामने आए। बाकी शुक्ल जी ने तो खुद ही कहा था हिंदी साहित्य का स्थान जो है सर्वोच्च अपने में। और शुक्ल जी का जो मूलतः नागरिक प्रचारी सभा के लिए काम दिया गया था कि आपको हिंदी सब सागर की भूमिका लिखनी है, उन्होंने इतना बड़ा किताब लिख दिया कि बाद में उनका अलग से छपा हिंदी साहित्य के विकास नाम से। जो 1929 में हम लोग ये रामचंद्र शुक्ल सीरीज के राय थे, जिसको आप हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं, पहले ये जो है शुरुआत में हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपा था सन 1929 में। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें 1000 कवि और लेखकों को शामिल भी किया गया था। शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को क्या बोला है, सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, तासी की बात नहीं कर रहे, तासी नहीं है, सेंगर है, ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है। कवि वृत्त संग्रह, इन कवियों के वृत्तों का संग्रह है। और शुक्ल जी का जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ जनता की चित्रवृत्ति, तो आपने देखा कि आगे आया ही है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक रूप से प्रभावित होते हैं। फिर शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया। साहित्य इतिहास आलोचना से कैसे अलग है वो भी किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी परिचय दिया। शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में बातें की। देखिए ये युगीन परिस्थिति की बात करते हैं और द्विवेदी जी को क्या पढ़ाया हमने, परंपरा की बात करते हैं। शुक्ल जी ने काल के विभाजन के तहत 900 वर्षों का इतिहास विभाजित करके 4 भागों में किया, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण में ज्ञानाश्री प्रेमाश्री और सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति। फिर शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर रचना के साहित्यिक मूल्यांकन। सब लोग पहले क्या करते थे, जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति रखते, पर इन्होंने उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया। इसके बाद फिर एडविन ग्रिफ्स महोदय ने 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। फिर 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। इसके बाद लेखन में तजकिरा ए सुराई हिंदी 1848 में इन्होंने लिखा था और इनका इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 थी, जिसमें हिंदी के 62 कवियों का था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे, जिनमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा, भूमिका 40 में लिखा, उद्भव और विकास 52 में लिखा और हिंदी साहित्य का आदिकाल करके इन्होंने 52 में लिखा। फिर राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि के बारे में बात की। फिर डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने भाग में बांटा, 7 प्रकरण में। स्वयंभू को पहला कवि माना, है ना। और नागरिक प्रचारी सभा ने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को कितने खंडों में बात की थी, 16 खंडों में प्रकाशन में लाने की। और यहाँ से शुरू होता है कि अनेकानेक विद्वानों ने जो अलग अलग खंडों में संपादन किया है, वो यहाँ से आपका शुरू होता है। तो हम यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट था उसके फैक्ट को हमने करा दिया। तो विश्वास मानिए आप कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों लेके चल रहे हैं, बस आपको रिविजन करना है। ये हम जो आपको PDF भेजेंगे वहाँ से PDF को डाउनलोड करना है और बार बार रिवाइज करना है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आपको और लोगों तक इसको फॉरवर्ड करना है बहुत अच्छे से। इसको आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ जल्द ही काव्य शास्त्र और भाषा साहित्य शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।